हेलो एवरीवन, दिस साइड सी है राहुल बजाज। आज मैं आपके साथ जो हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है इनपुट से रिलेटेड जो भी क्यू एंड ए है हमारे उसके आज मैं सेकंड वीडियो आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जिसमें हमारे क्वेश्चन 5 हमने पहले कवर करे थे। आज हम क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 10 इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होने वाले क्वेश्चंस हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इस आज की वीडियो का हमारे पास, वो आप जैसे ऊपर मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो। प्लीज इसको साथ साथ अगर हो सके तो आप प्लीज रीड भी करते रहना। इज दिस विजिबल फॉर रीडिंग और नॉट, प्लीज कमेंट में बताना। राइट। आप क्वेश्चन ये है कि अगर कोई कोई भी टैक्स पेयर, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स ने कोई प्रोडक्ट अगर इंपोर्ट करा, इंपोर्ट करने के बाद उसने एज ए बिल ऑफ एंट्री के डॉक्यूमेंट को बेस लेके जीएसटी की एक वॉलेंटरी पेमेंट कर दी, TR6 जो चालान होता है उसके रूट से। अब क्वेश्चन ये है, क्या वो बिल ऑफ एंट्री के डिपेंडेंट के ऊपर उसने TR6 चालान के ऊपर जो जीएसटी की पेमेंट करी है, क्या वो जीएसटी की पेमेंट के का इनपुट लेने के लिए, आईटीसी लेने के लिए, क्या वो एलिजिबल है? क्या वो बिल ऑफ एंट्री उसका एक एलिजिबल डॉक्यूमेंट है? एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में हमने जो 5 कंडीशंस पढ़ी थी, A AA B C एंड D, जिसमें ए में बोला गया था कि पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और एनी अदर स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए, क्या वो उसमें अगर फॉल करता है तो वो आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है? हाँ, इसको हम रीड करते हैं। इसको पढ़ने के लिए आपको सेक्शन, मैंने जैसे आपको बताया, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज ए के साथ साथ आपको एक रूल 36 सब रूल वन ऑफ रूल 36 भी आपको रीड करना पड़ेगा, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता है कि आपको डॉक्यूमेंट जो जो होने चाहिए वो क्या क्या एक प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब देखो, सेक्शन 16 जो है बताता है, मैंडेट करता है दैट अवेल ऑफ आईटीसी वन मस्ट हैव पोजेशन ऑफ ए टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट इशूड बाय द सप्लायर और एनी अदर डॉक्यूमेंट जो भी प्रिस्क्राइब्ड होंगे। फर्दर जो रूल है ऑफ 36 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 टॉक अबाउट करता है हमारी डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट एंड कंडीशंस फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। इसमें क्लोज डी ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 36 जो बात करते हैं, वो कह रहा है ए बिल ऑफ एंट्री और एनी सिमिलर डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कस्टम एक्ट, या बिल ऑफ एंट्री या कस्टम एक्ट में कोई बिल ऑफ एंट्री के सिमिलर कोई और भी डॉक्यूमेंट जो प्रिस्क्राइब होगा या उसके रूल्स में, फॉर द असेसमेंट ऑफ आईजीएसटी जो टैक्स है हमारा, इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स, वो भी एक बिल ऑफ एंट्री या कोई भी सिमिलर डॉक्यूमेंट एक प्रॉपर एक प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट माना जाएगा फॉर अवेलिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। देयर फॉर द आईजीएसटी ऑब्वियस, अब आपको क्लियर हो ही गया, जो भी आईजीएसटी आपने पे करा वॉलंटरी TR6 चलान के रूट में इन रिलेशन टू द इम्पोर्ट, देन क्रेडिट विल बी अवेलेबल एज पर क्लोज ए ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। आपको मिल जाएगा अगर आप बिल ऑफ एंट्री के ऊपर भी अपना TR6 चलान से जीएसटी की पेमेंट कोई भी आप करते हो तो। राइट, इंपोर्टर के लिए ये क्वेश्चन था, जो इंपोर्ट करते हैं जनरली उनके लिए। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये भी काफी जगह आप देखते होगे, या काफी जगह आप इसको देखते भी होगे और काफी जगह ये होता भी है मोस्टली। इस केस में क्या रहता है कि फॉर एग्जांपल आपने गुड्स मंगवाई कहीं से और गुड्स को भेजा, आपने आपने अपनी डायरेक्शन दी, ये गुड्स मुझे ना देकर मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई को अब रिसीव होनी चाहिए। और मैंने आपसे ये लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि ऑन द डायरेक्शन ऑफ मी ये गुड्स फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स को अनदर स्टेट में रिसीव हुई है। अब गुड्स बिल मेरे नाम पे बना है, जीएसटी नंबर मेरा है, बट गुड्स जो है वो मिस्टर एक्स को अनदर स्टेट, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में और वो हरियाणा में है, हरियाणा में उसे रिसीव हुई है। देन हम में से कौन एलिजिबल होगा इनपुट लेने के लिए? क्या मिस्टर एक्स जो है हरियाणा का वो एलिजिबल होगा जिसके पास गुड्स है, या फिर मैं जो दिल्ली में बैठा हूँ जिसके पास जिसके नाम से इनवॉइस आया है और जिसने गुड्स का जो ऑर्डर था वो ऑर्डर भी दिया था, और डायरेक्शन भी दी थी कि ये गुड्स मिस्टर एक्स को देना, क्या उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ इनपुट लेने के लिए? एक डीम्ड रिसीव्ड का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था एक्सप्लेनेशन में। डीम्ड रिसीव्ड ये माना जाता है कि अगर मेरी डायरेक्शन पे विद रिस्पेक्ट ऑफ ओनरशिप या विदाउट ओनरशिप अगर मैं कोई गुड्स को ट्रांसफर करवाता हूँ डायरेक्टली, तो वो माना जाएगा कि वो मुझे डीम्ड, मुझे ही रिसीव हो चुकी है, इसलिए मैं ही उसके लिए एलिजिबल हूँ। क्वेश्चन का यही क्रक्स रहता है। इन्होंने यही चीज पूछी। मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। ए टैक्स पेयर इज हैविंग मल्टीपल रजिस्ट्रेशन इन डिफरेंट स्टेट्स, काफी स्टेट्स में उनके रजिस्ट्रेशन थे। उन्होंने एक ऑर्डर प्लेस करा
महाराष्ट्र का एक सेलर था, उनको ऑर्डर प्लेस करा इन द हेड ऑफिस ऑफ राजस्थान। एक राजस्थान के बंदे ने महाराष्ट्र को ऑर्डर प्लेस करा गुड्स के लिए, और उसको डायरेक्शन दी कि गुड्स को डिलीवर करना है दिल्ली ऑफिस में, राजस्थान में नहीं दिल्ली ऑफिस में करना है, विच इज ऑल्सो रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। वो भी जीएसटी में, दिल्ली वाला पर्सन भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है और राजस्थान वाला पर्सन भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। द वेंडर इशू द बिल ऑफ राजस्थान, उसने महाराष्ट्र ने बिल जो करा वो राजस्थान ऑफिस को करा, और मेंशन जीएसटी जो करा वो भी राजस्थान करा। वेदर द टैक्स पेयर कैन क्लेम आईटीसी ऑन सच गुड्स अंडर दिल्ली जीएसटी, क्या दिल्ली वाला उसके ऊपर इनपुट क्लेम कर सकता है, और इनवॉइस फॉर क्रॉस चार्ज नीड टू बी इशूड, या फिर राजस्थान वाला इनपुट लेगा और दिल्ली को लेने के लिए उसको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। सो मैंने आपको आंसर इसका पहले ही दे दिया। एज पर सेक्शन, जो आप सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लोज ए की एक्सप्लेनेशन में जाओगे, वहां एक डीम्ड रिसीव्ड का जो आपको कॉन्सेप्ट है वो रीड करने को मिलेगा। आप वो कॉन्सेप्ट रीड करना, उसकी एक्सप्लेनेशंस को रीड करना, इसको डीम्ड रीड माना जाता है। फर्दर द इनवॉइसिंग इज हैविंग द जीएसटी एंड ऑफ हेड ऑफिस इन राजस्थान अज्यूमिंग ऑल द अदर कंडीशंस। अगर आप स्टूडेंट्स हो, आपको एग्जाम देना है, सो प्लीज ये ध्यान रख लो, अगर वो एक कंडीशन इसके बारे में पूछते हैं, देन अगर आप अपना आंसर राइट कर रहे हो तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो वो कंडीशंस है वो तो फुलफिल होगी, उसके साथ एक लाइन ये भी ऐड कर देना, अज्यूमिंग ऑल कंडीशंस ऑफ 16(2) आर सेटिस्फाई है, द हेड ऑफिस इज एलिजिबल टू क्लेम द सेम एंड नॉट इन द दिल्ली ऑफिस। जो राजस्थान का है वो इनपुट ले सकता है, दिल्ली ऑफिस वाला नहीं ले सकता। फर्दर मोर द हेड ऑफिस इन राजस्थान जो है वो विल, आगे अगर दिल्ली को उसने इनपुट देना है, सो वो इनवॉइस एक रेज करेगा दिल्ली ऑफिस के नाम से, तो दिल्ली ब्रांच को, उसको दिल्ली को इनपुट लेने के लिए एलिजिबल बनाने के लिए। राइट। सो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कॉमनली यूज होता है, काफी प्रिंसिपल एजेंट्स के रूल्स में यूज होता है, और वैसे भी ये क्वेश्चंस आपको थर्ड पार्टी जो जिसको कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं, सो ये मार्केट में काफी मतलब पॉपुलर और कॉमन है। राइट। सो हमारा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 आ रहा है, उस पे भी काफी लोगों की पहले कंफ्यूजन बनी हुई थी। ये क्वेश्चन है रिवर्स चार्ज की पेमेंट से रिलेटेड। रिवर्स चार्ज की पेमेंट से रिलेटेड कैसे? फॉर एग्जांपल आज अगस्त का मंथ चल रहा है, हम जुलाई की पेमेंट अगस्त में करते हैं, जुलाई के फॉर एग्जांपल जो भी लाइबिलिटी आती है हम अगस्त 20th को पे करते हैं, या फिर जो रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी होती है, जो सर्विसेज मैंने जुलाई में ली होती हैं, उसकी पेमेंट भी मैं रिवर्स चार्ज की भी अगस्त में करता हूँ, और अगस्त जो रिवर्स चार्ज का इनपुट होता है वो हम ये मानते हैं इस पर एलिजिबल होता है पेमेंट बेसिस के ऊपर। सो पेमेंट हमारे दिमाग में अब ये रहता है, जुलाई के लिए मैंने अगस्त में पेमेंट करी, सो रिवर्स चार्ज, उस रिवर्स चार्ज का इनपुट क्या मुझे अगस्त में लेना है पेमेंट बेसिस पे, या जुलाई के लिए पे कर रहा हूँ अगस्त में, सो मैं जुलाई के लिए भी एलिजिबल हूँ उस इनपुट लेने के लिए। ये क्वेश्चंस काफी मतलब काफी रहता है, और कई लोग इसको जुलाई में ही, उसी मंथ जिस मंथ से रिलेटेड होता है उसी में इनपुट लेते हैं, और कई इसको पेमेंट बेसिस मतलब नेक्स्ट मंथ जब वो पे करते हैं उस मंथ लेते हैं, सब अपना अपना इसमें करते हैं। सो इसकी इंटरप्रिटेशन जो हमें इंस्टीट्यूट ने हमें प्रोवाइड करी है वो ये है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 इनपुट टैक्स इंक्लूड्स, इनपुट टैक्स जो है इंक्लूड करता है टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9(3) और 9(4) वाला। ऑब्वियस है, जो नॉर्मल रिवर्स चार्ज है और जो अनरजिस्टर्ड वाला रिवर्स चार्ज है वो सबको वो कंसीडर करते हैं हमारे पास। अब मैं इसमें ना आपको एक चीज कंसीडर करवाता हूँ, ये देखो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 सब क्लोज सी, आपको जैसे ध्यान होगा जो हमने कंडीशंस रीड आउट करी थी लास्ट में, वो कह रहा था कि अगर आप एलिजिबल होते हो इनपुट लेने के लिए तब होते हो जब फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई शुड हैव बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट आइदर इन कैश और थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी एडमिसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड सप्लाई। मतलब वो जो पेमेंट है वो एक्चुअल में गवर्नमेंट को होनी चाहिए थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी एडमिसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट सप्लाई। अब रूल जो 85(4) प्रोवाइड्स करता है दैट द टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज शैल बी पेड बाय डेबिटिंग। ऑब्वियस है, ये तो बताता है रूल कि आपको जब इनपुट लेना है, ये टैक्स पे करना है रिवर्स चार्ज का, वो पे तब होगा जब वो डेबिट होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट सॉरी कैश लेजर मेंटेन्ड एज पर रूल 87 से। ऑब्वियस आपको पता है रिवर्स चार्ज की पेमेंट जो है आपको कैश में ही करनी होती है, आप उसको क्रेडिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते। इवन आपका क्रेडिट बहुत सारा भी पड़ा है देन भी आपको कैश जमा करवा के कैश में ही रिवर्स चार्ज की पेमेंट करनी पड़ेगी। राइट। गोइंग टू द लिटरल इंटरप्रिटेशन, इन्होंने एक इंटरप्रिटेशन इसकी निकाली, लो भी क्लियर नहीं है बट एक इंटरप्रिटेशन की हेल्प से ऑफ सेक्शन 16(2) सी के अकॉर्डिंग से फॉर अप्रैल
2020 फॉर एग्जांपल 1 की बात करें, द टैक्स चार्ज इन द इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई pertains to April 2021 and even though it is actually paid to the government by adapting the electronic cash ledger in May 2021। जो सप्लाई है वो रिलेटेड है किससे, अप्रैल 2021 से, बट एक्चुअली उसको मई 2021 में पे करा गया बाय मेकिंग ऑफ द पेमेंट ऑफ अप्रैल 2021 लाइबिलिटी, मेकिंग पेमेंट करने के लिए किसकी, 2021 की लाइबिलिटी के लिए। So the recipient satisfy the conditions prescribed for taking ITC for April 2021 and therefore recipient becomes entitled to ITC in April 2021 returns which is filed in May 2021। So वो एलिजिबल है अप्रैल में ही लेने के लिए। फॉर एग्जांपल हम अगर जुलाई अगस्त की बात कर रहे थे, सो वो एलिजिबल है जुलाई में ही रिटर्न इनपुट लेने के लिए। मैं आपसे एक छोटा सा प्रैक्टिकल जैसे केस डिस्कस करता हूँ। अब इसमें गवर्नमेंट कंडीशन जैसे ये लगाती है कि एक्चुअली पे टू द गवर्नमेंट होना चाहिए। अब जिस जो भी हमारा सप्लायर है फॉर एग्जांपल, वो जुलाई की पेमेंट वो तो ऑब्वियस है वो अगस्त में ही पे करेगा, बट जब मैं अपनी जुलाई की रिटर्न भर रहा हूँ अगस्त में 3B, देन तब भी मैं उस जुलाई की पेमेंट के लिए जो वो अगस्त में करने वाला है, मैं जुलाई की 3B में ही उसका इनपुट क्लेम करता हूँ ना, राइट। सो उसी तरह ही ये रिवर्स चार्ज की पेमेंट है, वो माना जाता है कि हम पे कर दिया उसको, और जिस मंथ हम पे करते हैं उसी मंथ ही हम उसका इनपुट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जुलाई की अगर मैं अगस्त में पेमेंट कर रहा हूँ तो जुलाई की ही 3B में मैं उसे क्लेम भी कर सकता हूँ एज पर इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट मॉड्यूल, राइट। अब जो मेरा फोर्थ क्वेश्चन आज का है, क्वेश्चन नंबर 9, वो भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने जैसे एक आपके साथ, आपको ध्यान होगा मैंने लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो मैंने उसमें एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करा था, वैलिड इनवॉइस और इनवैलिड इनवॉइस। अगर कोई भी मेरा असेसी या कोई सप्लायर क्वालिफाई है ई इनवॉइसिंग के लिए या ARN नंबर जनरेट करने के लिए, बट अगर वो नहीं करता तो क्या उस केस में मैं इनपुट लेने के लिए एलिजिबल हूँ? आंसर इज नो, बिकॉज ऑफ दैट कि वो जो इनवॉइस है वो एज पर लॉ इनवैलिड इनवॉइस बन जाएगा, और जब वो इनवैलिड इनवॉइस बन जाएगा देन सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 और सब क्लोज ए की जो कंडीशन है मेरे पास एक टैक्स इनवॉइस होना चाहिए वो पूरी नहीं होती। इस वजह से मुझे वो उसका जो इनपुट है वो नहीं मिलेगा। अब उसी का एक फर्दर क्वेश्चन एक और बनाया गया, फॉर एग्जांपल उसने ई इनवॉइसिंग करी है या फिर वैलिड इनवॉइस उसका है, बट उसके साथ जब उसने गुड्स को मूव करा देन ई वे बिल प्रॉपर नहीं बनाया या उसने ई वे बिल नहीं बनाया फॉर एग्जांपल। अब क्या ऑफिसर अगर ई वे बिल नहीं बनाया तो क्या उस पॉइंट को देखते हुए क्या वो मेरा इनपुट डिनाई कर सकता है इन केस ऑफ, या रिफंड के लिए या GST ऑडिट जब कर रहा है उस बेस पे, या फिर रिफंड जब मैंने लगाया उस बेस पे, क्या उसको मेरा इनपुट क्या वो डिनाई करने की पोजीशन में है अगर वो प्रॉपर ई वे बिल सप्लायर मेरा नहीं बनाता तो इस चीज के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि ये इनवॉइसेस की जो कंडीशंस है हमारी सेक्शन 16 की, क्या उसमें ये विद द हेल्प ऑफ रूल्स क्या उसमें फॉलो होता है, उसमें बताते हैं कि हमें ई वे बिल भी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है विद रिस्पेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड इनवॉइसेस के लिए, या वो नहीं। सो उसको हम रीड करते हैं इसमें। इसमें मैं आपको एक ना लास्ट पैरा इसमें मैं आपको बताता हूँ जो इसका इंपॉर्टेंट है, बाकी आप रीड कर लेना खुद से। एट दिस जंक्शन इट इज ऑल्सो प्रिटेंड टू नोट दैट सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज ए, आपको जैसे पता है रेड विद रूल 36(4), रूल 36(4) है, स्पेसिफाई द डॉक्यूमेंट्स टू बी possessed बाय ए टैक्स पेयर फॉर अवेलमेंट ऑफ द क्रेडिट। ये एक डॉक्यूमेंट की बात करते हैं रूल 36 और सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज ए जो है, कि क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए क्रेडिट को एलिजिबल बनाने के लिए या टैक्स पेयर के पास, राइट। देन द सेड प्रोविजन डू नॉट इंक्लूड एन ई-वे बिल एज ए डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच आईटीसी कैन बी अवेल। और ये प्रोविजन ई-वे बिल को आईटीसी डिनाई करने के लिए या एक बेस प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ई-वे बिल को इंक्लूड नहीं करते हैं सेक्शन 16 और रूल 36 जो है। उस केस में दस एलिजिबिलिटी टू अवेल आईटीसी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ई-वे बिल, इसीलिए ई-वे बिल के ऊपर ये आईटीसी अवेलमेंट की एलिजिबिलिटी नहीं आती है, बिकॉज ऑफ एलिजिबिल ई-वे बिल जो है सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ गुड्स को मूव कर देखने के लिए, देयरफॉर देयर कैन नॉट बी डिनायल ऑफ आईटीसी
therefore there cannot be denial of ITC to a taxpayer who does not have physical possession of the e-way bill if he is otherwise able to prove the receipt of the goods। अगर उसने प्रूव कर दिया कि मेरे पास गुड्स रिसीव हुई हैं या प्रूव कर दिया मेरी सारी बाकी कंडीशंस फुलफिल हैं बट मेरे पास ई-वे बिल की कॉपी नहीं है, हार्ड कॉपी, या उसने नहीं बनाया, उस केस पे आपका ऑफिसर आपके इनपुट को डिनाई नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि रूल सेक्शन 16 प्लस रूल 36 इसकी परमिशन आपको नहीं देता। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ई-वे बिल वाला, ये भी काफ़ी जगह आप देखते होंगे कि अगर आप डिपार्टमेंटल ऑडिट आज के टाइम पे बहुत सारे हो रहे हैं, सो डिपार्टमेंटल जो ऑफिसर्स हैं वो ये क्वेश्चंस जरूर आपके सामने रेज करते होंगे, सो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, राइट। सो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो का हमारा जो है आज का, वो है मिस्टर ए इज दिल्ली सप्लाइड गुड्स टू मिस्टर बी इन मुंबई। तो Mr. A made an interstate supply. He showed GST liability as CGST and SGST instead of IGST in the form GST/R1। ये मिस्टेक तो एक अनइंटेंशनल मिस्टेक आप सभी भी ने भी जरूर कभी ना कभी लास्ट 3 साढ़े 3 साल से जरूर कभी ना कभी करी होगी, और लोग आगे भी ये करते रहेंगे मिस्टेक। IGST की जगह SGST और CGST दिखा देते हैं, CGST की जगह SGST की जगह IGST दिखा देते हैं, वैसे ही यहाँ पे IGST की जगह CGST और SGST दिखा दिया। वट शुड वी डू इन दिस सिचुएशन? इस सिचुएशन में उन्होंने बोला अब हम क्या कर सकते हैं, क्या जिसके 2A या 2B में गलत रिफ्लेक्ट करा वो क्या एलिजिबल है इनपुट लेने के लिए, अगर है तो क्या वो IGST जो एक्चुअल होना चाहिए था वो एलिजिबल है, या फिर गलत जो SGST और CGST है वो होने के लिए एलिजिबल है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये क्रॉस हो जाता है कि जो गलत है SGST और CGST वो तो लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए उसके पास एक प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट भी नहीं है। जो टैक्स इनवॉइस है वहां पे तो IGST ही मेंशन्ड है, उसके लिए पास एक प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट भी नहीं है जो ये प्रूफ करे कि उस पर CGST और SGST लगा हुआ है, देन वो लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। देन क्या वो IGST लेने के लिए एलिजिबल है? एज पर पॉइंट ऑफ व्यू जो अभी कंडीशन 36 रूल और ये AA क्लोज जो है सेक्शन 16 का ये फॉलो करें कि सप्लायर को एक रिटर्न में दिखाना पड़ेगा कि जब तक वो नहीं अपनी 1 में दिखाएगा या हमारे 2A में या 2B में नहीं रिफ्लेक्ट करेगा तब तक हम इनपुट नहीं ले सकते हैं। सो उस केस में हमारे पास यही रहता है कि हम अपने सप्लायर को रिकमेंड करें कि अपनी नेक्स्ट मंथ की जो भी GST/R1 होगी उसमें प्लीज इसको रेक्टिफाई करें और इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करें, और जब ये मिस्टेक रेक्टिफाई हो जाएगी देन उस मंथ में मैं एलिजिबल होऊंगा इसका इनपुट लेने के लिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं बनते हो किसी भी पॉइंट से इसका इनपुट लेने के लिए, राइट। The supplier can amend the error obvious if any in the subsequent form GST/R1। Accordingly, the claimant can also add and reduce ITC claim in G3B अपनी रिटर्न में जो भी ऐड या प्लस या माइनस उसको करना होगा उसके अकॉर्डिंग वो कर सकता है। However, where the SGST CGST relate to other state, फॉर एग्जाम्पल अदर स्टेट है तो ऑब्वियस है वो मुंबई का था, उसने दिल्ली में इनवॉइस मंगवाया, क्लेमेंट इज नॉट रजिस्टर्ड, मतलब मैं फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का रिसिपिएंट हूँ, मैं मुंबई में नहीं रजिस्टर्ड हूँ, देन उस केस में तो बिल्कुल भी ITC जो विल बी रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट सिंस ही इज नॉट एलिजिबल टू क्लेम ITC। वो गलत ITC ले ही नहीं सकता IGST के लिए, वो SGST और CGST नहीं ले सकता क्योंकि वो महाराष्ट्र का SGST है। तो उस केस में मैं महाराष्ट्र का मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो उस केस में मैं नहीं ले सकता, तो मेरे पास यही ऑप्शन बचती है। प्लीज़ आप 2A और 2B को ध्यान से रिकनसाइल करें और अपने जो भी सप्लायर हैं उनको बताएं कि अगर वो कोई गलती कर रहे हैं तो उनको बताएं प्लीज़ इस मिस्टेक को आप ठीक करो ताकि मैं अपना प्रॉपर इनपुट जो है वो क्लेम कर सकूं, राइट। सो आज हमने टोटल 5 क्वेश्चंस और इसके डिस्कस करे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। आप देख रहे हो आपसे कहीं ना कहीं आपने जरूर इन क्वेश्चंस में फॉल करते होगे या आपने कभी ना कभी इस प्रॉब्लम्स को जरूर सुना भी होगा और कभी ना कभी हो सकता है आपने फॉलो भी करा हो। सो नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस हम इसके साथ डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए प्लीज़ थैंक यू, बाय बाय।